हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो, बहुत बढ़िया। एक ही क्वेश्चन हर एक सीएम में बच्चे के दिमाग में घूम रहा है इस टाइम पे। वो क्या है? सर सिलेबस में चेंज आ गया, सर नया सिलेबस आ गया, नया सिलेबस आ गया, नया सिलेबस आ गया। हाँ, नया सिलेबस आ चुका है, बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारा जो पहले चीज़ें थी विच वर नॉट आई मीन पर्टिकुलरली रिलीज्ड, अब वो भी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, बट आगे चलने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ये करने वाले हैं कि पुराने सिलेबस में क्या था और नए सिलेबस में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग बोथ ऑफ देम, कि ओल्ड वाले में क्या पढ़ते थे और नए वाले में क्या पढ़ने वाले हैं। इसका एनालिसिस एक बार कर लेते हैं कि पुराने वाले में ऐसा क्या था जो नए वाले में नहीं है, या नए वाले में ऐसा क्या आने वाला है जो पुराने वाले में था। और मॉडिफिकेशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन, किसी भी तरीके से ऑल्टरेशन हुई है। जैसे हम लोग ऑल्टरेशन पढ़ते हैं तो बताता हूँ ना, पिताजी की पतलून 2 बिलान छोटी कर दो या 2 बिलान बड़ी कर दो, दोनों ही ऑल्टरेशन है। तो पुराने वाले सब्जेक्ट से कंपेरेटिवली क्या ऑल्टरेशन हुई है ये देख लेते हैं। बट इससे पहले हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, सर मुझे नया सिलेबस मिलेगा क्या? क्या मेरे को नया सिलेबस मिलेगा क्या? तो बेटा ये मैं शायद ये मैं वीडियोस पर तो कम आता हूँ, बट यही मैं बहुत पहले ही ग्रुप्स में दे चुका हूँ। सिलेबस 2016 शैल क्लोज ऑन 31 ऑफ जुलाई। 31 जुलाई से पहले जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एडमिशन या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो ओल्ड में रहेंगे। अगर आप फ्रॉम 1 ऑफ अगस्त के बाद जो भी बच्चा एडमिशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कहीं भी, ही विल बी स्ट्रेट अवे एनरोल टू न्यू सिलेबस। वो नए सिलेबस में जाएगा। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ पूछो। ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारा पुराने वाले सेम नोटिफिकेशन का बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। मैंने ग्रुप 1 दिया हुआ है, मेरा रिजल्ट अवेटेड है, कोई बात नहीं, आप उसी में रहोगे। अच्छा, मेरा ग्रुप 2 दिया हुआ है, उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो होल्ड करो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब जिस बच्चे का रिजल्ट अवेटेड है वो एडमिशन कैसे ले लेगा? ठीक है ना। जिन बच्चों का रिजल्ट अवेटेड है, जो भी 1 ऑफ अगस्त के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है फाइनल में, इंटर में, फाउंडेशन में, तो उसके लिए न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। अब ये न्यू सिलेबस में है क्या? देखो, सबसे पहले बता देता हूं कि लॉ में क्या है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट करके पहले इंटर की बात कर लेते हैं। आज इंटर के बच्चों की बात कर लेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट फाउंडेशन एंड फाइनल। सो इंटर के लिए क्या चेंजेस हैं? ये बिजनेस लॉ एंड एथिक्स आप पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, ये रहा आपका पहले पेपर 6 हुआ करता था। ठीक है, पहले पेपर 6 था, ऐसा ही कुछ था, और अब जाकर वो हो चुका है पेपर नंबर 5। तो देखते हैं सर डिफरेंस क्या आ गया है। वो सब तो ठीक है, अगर ये पेपर 5 हो भी गया है तो इसने चेंज क्या कर दिया है? सबसे पहले ये कमर्शियल लॉस 30, 25, 35, 10, ठीक है, ये पहले पोर्शन हुआ हटता था। यहाँ पर कमर्शियल लॉस कितने का था? कमर्शियल लॉस कितने का था? 30, ये 30 ही है। इंडस्ट्रियल लॉस कितने का हुआ करता था सर? 25 मार्क्स का। तो देखो इंडस्ट्रियल लॉस आज कितने का रह चुका है सर? 25 से कम होकर दिस इज नाउ गोइंग टू बी फॉर 15 मार्क्स। कॉर्पोरेट लॉस का पोर्शन बढ़ गया है सर। इंडस्ट्रियल लॉस का सिलेबस बहुत सारा कम हो चुका है। ठीक है, ये कोड ऑन वेजेस, ये मैंने पहले एक बार अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि नया कोड ऑन वेजेस 5 दिन वर्किंग आवर्स को लेकर चेंज, वीकेंड हॉलीडेज को लेकर चेंज। कॉर्पोरेट लॉस का पोर्शन जो है वो हो जाएगा 40 मार्क्स का। पहले कितने मार्क्स का था सर? पहले कितने मार्क्स का था कॉर्पोरेट लॉस? 35 था। 25 नंबर का इंडस्ट्रियल लॉस हुआ करता था, 15 हो जाएगा। एथिक्स 10 मार्क्स के हुआ करते थे पहले, अब एथिक्स 15 के हो जाएंगे। तो मतलब जो 10 नंबर इंडस्ट्रियल लॉस से कम हो रहे हैं, 5 मार्क्स आर गिवन टू कॉर्पोरेट लॉस, 5 मार्क्स आर गिवन टू बिजनेस एथिक्स। तो पहले 35, ठीक है, यहां पर क्या हुआ करता था? सीधा 30 हो चुका है ये, और यहां पर जो पहले क्या था? 30, 25, 35, 10, अब है 30, 15, 40, 15। ये है नई रेशो। अच्छा, तो सर अब चेंज क्या है? देखो, पहले आप कमर्शियल लॉज में क्या सब पढ़ते थे? हम सर बहुत कुछ पढ़ते थे। हम पढ़ते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते थे, इंडियन पार्टनरशिप पढ़ते थे, एलएलपी पढ़ते थे। अब क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आज भी पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज भी पढ़ना है, नेगोशिएबल आज भी पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आज भी पढ़ना है, एलएलपी आज भी पढ़ना है।
पर एक नया फंडा आ गया है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स इन इंडिया, कि भारत में ये लॉ चलता कैसे है। अच्छा, थोड़ा बहुत जहां तक मुझे लग रहा है तो जुडिशरी के बारे में आपको बताएंगे, लीगल सिस्टम्स के बारे में आपको बताएंगे, अदालतों के बारे में आपको बताएंगे, ऐसा कुछ बताएंगे कि 50 लाख केस लगभग हर साल आते हैं दोस्तों। लगभग 4.5 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग हो चुके हैं सन 2022 तक। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो 140 केस पर जज हैंडल किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ कोर्ट्स के अंदर 75 केसेस पर जज हैंडल किया जा रहा है। 25,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ डेटा है हमारे पास जजेस का, और जजेस की अच्छी खासी कमी है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ऐसे कुछ बहुत सारे फैक्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ऐसा एक नया चैप्टर यहां पर ऐड कर दिया गया जो कि 5 नंबर का पेपर में आएगा। सर तो नया सिलेबस पुराना सिलेबस, इसको लेकर भागू तो नहीं इधर उधर, क्या चेंज होने वाला है क्या नहीं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल लॉज में, जहां पर बहुत सारा पेपर ऑलरेडी कट गया है। पहले आप पढ़ते थे फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे चैप्टर पढ़ते थे। अब फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुटी, ईपीएफ, ईएसआई और नया कोड ऑन वेजेस, बस 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। कोड ऑन वेजेस नया चैप्टर है, नया एक्ट है, तो 5 नंबर का पेपर में आएगा। और बाकी ये एक्ट जो हैं, छोटे एक्ट्स हैं, ये जहां तक मुझे लग रहा है अब इनको, पहले ही छोटे हैं, अब और छोटा कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले ही यार छोटी मोटी डेफिनेशंस बाकी सब चीजें होती हैं, अब और कम थोड़ा थोड़ा कर दिया जाएगा। ओके, अब आता है कॉर्पोरेट लॉज का पोर्शन। सर कॉर्पोरेट लॉज हमारे यहाँ पर है 40 मार्क्स। अब इनको समझ में आ गया कि यार इनको समझा करो, ठीक है। ये देखो, इसको मैं अटैच, अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बता देना। लॉ एंड लीगल सिस्टम्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको सुलटे कैसे, कोर्ट ले जाएंगे क्या, है ना, या कोई चाचा आके सेट करवा देंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। टेंडर प्रोसीजर, ये कुछ नया आएगा आपके लिए, ठीक है। जब पहले, अब आप एडवांस लेवल का पढ़ते थे, यहाँ पर आप एडवांस लेवल पढ़ते थे, अब देखो बेसिक चीजें भी यहाँ पर ऐड हो गई। पहले आप सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल पढ़ा करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो एसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब ये तो बहुत कम ही हुआ करते थे, पर बच्चे को ऑफर, एक्सेप्टेंस, हो सकता है ये और ज्यादा डिटेल में अब पढ़ाया जाए। ओके, तो सर यहाँ पर आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पढ़ते थे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन, यहां से ये कुछ नया नहीं, इंडेमनिटी, बेलमेंट नहीं, ये कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। ये पोर्शन कुछ नया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ओके, अब चलते हैं आगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या नया है सर? इतनी ज्यादा डिटेल में मत जाओ आप, बस चैप्टर बता दो। इतनी ज्यादा डिटेल में जाओगे हम लोग पढ़ ही लेंगे, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है ना बेटा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से लेके ऑप्शन सेल्स सेम है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई खास चेंज नहीं होगा, कुछ खास चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 4-5 चीजें जो यहाँ पढ़ाई जाती थी वही सारी चीजें यहाँ भी पढ़ाई जाएंगी। अब 138 पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा कि अगर डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या होगा। आपको किसी बंदे ने पैसे दिए, ठीक है, चेक बाउंस हो गया, अब क्या करें, पुलिस बुला लें, है ना, पुलिस बुला लें, क्या करें। ये सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड होती हैं कि डिसऑनर हो गया, कुछ भी डिसऑनर हुआ तो उससे डील कैसे करेंगे। कह रहा अब आगे चलो सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब इतना सा ही पढ़ना है, पहले कौन सा ज्यादा पढ़ना होता था, पहले भी तो इतना ही पढ़ना होता था। एलएलपी के अंदर जो बेसिक्स थे, अब यहाँ पर ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। रह क्या गया है यहाँ पर, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ईपीएफ, और ये सब खत्म होकर तो आपका नया कोड ऑफ वेजेस आ गया है। और उसके बाद पेंशन फंड है, अभी पेंशन फंड है, देख लेते हैं, पेंशन फंड भी हट चुका है। तो फैक्ट्रीज, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ईपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस कोड, मतलब ये तो अमेंडमेंट ले आए ना यार, बस ये तीनों अगर इन लोगों ने हटा दिए, पेंशन फंड भी हटा दिया सर, ओके, ये 4 एक्ट्स आपके सीधे सीधे हट गए। ईपीएफ, ईएसआई भी हट गया, ईपीएफ, नीचे के 4 एक्ट्स हट गए हैं, ऊपर के 4 एक्ट्स बचे हैं, और कोड ऑन वेजेस आ चुका है। ओके, तो सिलेबस कम हो गया। हाँ, यहाँ पर कंपनी की बात करें तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 122 तक, यानी कि पूरा किस्सा बिल्कुल फॉर्मेशन से लेकर आखिरी तक आप लोग पढ़ते थे यहाँ पर। अब यहाँ भी ऐसा ही है, 1 से 122 तो है ही,
जो आप यहाँ पर डायरेक्टर्स पढ़ते थे, डायरेक्टर्स को भी उठा कर ले आए, रेम्यूनरेशन, पावर, डिन नंबर वगैरह, डायरेक्टर्स के बारे में जो पहले पढ़ते थे वो अभी भी है। ठीक है, पहले वाला सिलेबस पहले की जितना ही है, पर और एक्सटेंशन थोड़ी सी यहाँ पर आ गई है। यानी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब ये बोर्ड रिपोर्ट वाले सेक्शन, ऑडिट कमेटी के बारे में, शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट हैं, केएमपी कौन होता है मेरे को देख लो, कंप्रेसिवेटरी एक केएमपी होता है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये 4 चीजें दे आर न्यू, ये नई आई है। बिजनेस एथिक्स पहले 10 नंबर का था, अब 15 का हो गया है सर, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो बड़ा ही होगा। एथिक्स, वैल्यू, 7 प्रिंसिपल्स, एथिक्स इन बिजनेस, एथिक्स, वैल्यूज, 7 प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कुछ नया लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ऐसे करके कुछ चीजें कुछ तो डेफिनेटली नई आएंगी ही आएंगी। तो सर ये तो हुआ लॉ का पहला पेपर। अब इसके बाद हमारे को एक और चीज बताओगे? मैंने कहा एक क्या, बताने ही तो आया हूँ, जितनी मर्जी पूछ लो। ओके, अब मुझे मतलब आपकी इसके बाद कुछ पूछना हो, इसके बाद पूछ लेना, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मुझे नंबर होगा मेरा, वहां पूछ लेना। सर अब चलते हैं अगले पेपर पर। लॉ तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ओएमएसएम पर चलते हैं। ओएमएसएम बताओ, ओएमएसएम के अंदर और कैसा बदल गया है? ओएमएसएम के अंदर कुछ खास नहीं बदला है, कुछ खास नहीं बदला। पेपर नंबर 9 हो गया, अब चलते हैं सीधा पेपर नंबर 12 पर। चलो भाई, अच्छा, जिन भी बच्चों को ये चाहिए होगा बेटा, ICMAI की वेबसाइट पर जाना, DOS में ये चेक कर सकते हो, नहीं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऑलरेडी ये सर्कुलेट हो चुका होगा। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया वहां पूछ लेना, मैसेज कर देना, यहाँ पूछ लेना, जैसे मर्जी ठीक लगे। अब OMSM के अंदर क्या था, पहले जो हमारे पास रेशो हुआ करती थी, जो हम पढ़ते थे, दैट वॉज 70-30, ये था सर। 70 मार्क्स का OM आता था, 30 मार्क्स का SM आता था। अब बदल गया है मित्रों, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 60-40 का रेशो हो गया है। चैप्टर पहले भी 7 थे, आज भी 7 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। बस जो इंपॉर्टेंस थी, जो मैं पहले भी बार बार आज तक अपने बच्चों को कहता आया हूं कि बेटा चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट भी कहता है 20 नंबर का दूंगा, ये 20% का दूंगा। अच्छा 20% का देगा? हाँ 20% का देगा। अच्छा सर एक बात बताओगे? हाँ पूछो। इंस्टीट्यूट ये 20% ऑफ व्हाट? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 6 15 मार्क्स का आ जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 4 और 6 अल्टीमेट इंपॉर्टेंस के हो जाएंगे। ये रहा आपका पुराने वाला पोर्शन। देखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट पहले भी था, ऑपरेशंस प्लानिंग, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। अब उसके बाद प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमीज ऑफ मैनेजमेंट, ये सब ऐसे का ऐसे ही है। सिलेबस यही है, इस चैप्टर में थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। हाँ ये पहले भी वैसे 5 से 10 नंबर का आता है। ये वाले चैप्टर के अंदर ये अच्छा खासा चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज का है। यहीं से देखकर बता देता हूं, ये छोटा कर दिया गया है इस चैप्टर को, क्योंकि वेटेज 5% रह गई है। यहां पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या हो गया है, नया चैप्टर आ गया है, डिजिटल स्ट्रैटेजी, इस वजह से ये 40 मार्क्स का हो गया। अच्छा अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर बच्चों देखो क्या हुआ है, अरे चीजें बहुत कम हो गई है यार। देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, मॉडर्न ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते थे पहले, हलवाई, आईफोन, इन सब की बातें करते थे। रीसेंट ट्रेंड मॉडर्न ऑपरेशंस सेम है। डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, 4-5 टॉपिक्स, MRP, EBQ, लगता तो नहीं कुछ कम हुआ है। कैपेसिटी प्लानिंग, MRP, EBQ, नहीं भाई, चैप्टर 2 सेम का सेम है। बस इंस्टीट्यूट ने कहा है अब और मेहनत करो चैप्टर नंबर 2 पर, पढ़ाई पहले जितनी ही करनी है, बस आएगा 5 नंबर का। अच्छा 5 नंबर का आएगा, पढ़ाई उतनी ही करनी है। यस, तो सर फिर समझदारी करेंगे, छोड़ देंगे इसको। अच्छा, और हमारा इंस्टीट्यूट तो बड़े अच्छे से वेटेज को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम, प्रोसेस डिजाइन, सिलेक्शन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया था। बूढ़े हो जाते हैं बचपन में, न, ठीक है, जब किसी की नहीं सुनते, होता है ना ऐसे।
छोटा छोटा बच्चा होता है, हाँ मेरा बेटा फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर, तो ऐसे करके एक टाइम पे इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर बूढ़े हो जाएंगे एक दिन बेटा अब मुझसे बोला नहीं जाता, है ना। तो प्रोडक्ट उसके बाद जैसे जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, तो ऐसे ही प्रोडक्ट भी एक दिन खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड सिलेक्शन ये यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक प्रोसेस सिलेक्शन है, प्रोसेस प्लानिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, सिलेक्शन है, प्रोडक्ट डिजाइन है। क्या नया है सर? डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन तो पहले भी होगा यार, डिजाइन तो हम पहले भी पढ़ते हैं, प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये तो पहले भी है। व्हाट्स न्यू? नहीं सर ये कुछ नया है, ये डिजाइन थिंकिंग है। ओके, डिजाइन थिंकिंग कुछ नया आ गया है सर। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं अब ये क्या है। पीपीसी ये पहले भी पढ़ते हैं, टाइम मोशन स्टडी, मेथड स्टडी पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग पहले भी पढ़ते हैं, जॉब इवैल्यूएशन पहले भी पढ़ते हैं, असाइनमेंट टेक्निक्स, शेड्यूलिंग, क्यूइंग मॉडल बताता हूँ, लाइन में लगते हैं, कभी लंगर की लाइन में, कभी है ना, कभी नोट चेंज कराने के लिए मित्रों हम लाइन में लगे हैं। सिमुलेशन, लाइन बैलेंसिंग, लीन ऑपरेशंस, जेआईटी, चैप्टर तो पूरा का पूरा सेम ही लग रहा है, यही सब तो पढ़ते हैं पहले भी। अब बस ये देखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस पढ़ते थे, अब कितना पढ़ना है ये बुक आने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो सर अगला है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, यस, आईएसओ जो पेपर में आता रहता है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी इंडेक्सेस, वो सब यहाँ पर है। तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्सेस, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की, मटेरियल की, मैनेजमेंट की, ये सारी चीजें, टीक्यूएम बेसिक टूल्स, आईएसओ स्टैंडर्ड्स। ओके, फिर चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे पीईआरटी, सीपीएम, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, गैंट चार्ट, ये सब तो पढ़ते हैं, पर क्या कुछ नया आया है सर? पीईआरटी, सीपीएम, यस कुछ नया आया है। वो क्या है? बेसिक्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट, ये एक चीज यहाँ पर न्यू ऐड हो गई है बच्चों, बेसिक्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट, यस। अब चलते हैं आगे। इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस, बहुत बार बताया है कि किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, लिफ्ट की मेंटेनेंस करते हैं, है ना, हम लोग अपने मोबाइल फोन का ध्यान रखते हैं, खराब हो जाता है उसको जाके ठीक करवा कर आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर क्या चेंज आया है? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब तो पहले भी पढ़ते थे, नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना ही है। बस ठीक है, अब इंस्टीट्यूट फिर भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देख लिया कि ये तो बच्चों को बताए जा रहे हैं सब पुराना है, सब पुराना है, कुछ चेंज कर दो भाई। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तो सर इकोनॉमिक मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, चीज़ें इनफैक्ट ऐड हुई हैं, यस ऐड हुई हैं थोड़ी बहुत। ऑपरेशंस मैनेजमेंट अगर आप पुराने सिलेबस वाला भी पढ़ के चले जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर नए वाला पढ़ के जाना, पुराने वाला क्यों पढ़ के जा रहे हो? नए वाला ही पढ़ के जाना। दिसंबर में सर ये न्यू सिलेबस का पेपर होगा, कहाँ से? ओल्ड सिलेबस का पेपर होता है बेटा। अब देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी बातें करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पर। अरे ये रहा चैप्टर नंबर 8, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। कह रहा सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में आप क्या दे रहे हो? मैंने कहा यहाँ तो बहुत कुछ दे रहा है, विजन, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जियोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल जियोनॉमिक्स, अलाइनमेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, ये कुछ नई चीज़ हमने पढ़ी है, पहले थोड़ी सी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं, ये 2 चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है। ईवीए, ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी नया आया है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चेंज आया है मित्रों, चेंज आया है। यहाँ पर आते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्या चेंज आया है। ये तो सारे एनालिसिस जहाँ पर आप पढ़ते हो, पेस्टल, पोर्टफोलियो, बीसीजी, स्वॉट, सेम है, लगभग सेम है। डाइवर्सिफिकेशन पहले आप पढ़ते थे, पोस्टर 5 फोर्सेस पढ़ते थे, ये बुक आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसने एनालिसिस बोल दिया है और इंडस्ट्री सेक्टर लिख दिया है। देखा जाएगा कि इतना ज़्यादा आएगा या नहीं। सर आप बहुत डिटेल में बता रहे हो, नहीं बताऊँ इतना डिटेल में, अब तो खत्म कर दिया आपने बता के। अच्छा कोई बात नहीं। देखो ये ओल्ड सिलेबस है बेटा, ओल्ड सिलेबस है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, SBU, BPR, कोर की कंपिटेंस, ठीक है। SBU, BPR, कोर कंपिटेंस उड़ा दिया, ये भी है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी है। तो ये 2 चीजें नई देखने को मिल सकती हैं चैप्टर नंबर 10 में। और चैप्टर नंबर 11 इज ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर, है ना, इज ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर। तो इसका ध्यान रखना भाई, इसका ध्यान रखना। इंटर वाले बच्चों के लिए यही सारे चेंजेस हैं। कह रहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कह रहा अब अगला फंडा, कह रहा सर पेपर नंबर, अब हमारे पास कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट भी तो है, हम तो कभी कभी ऑडिट भी तो पढ़ लेते थे आपसे। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट आप पढ़ तो लेते थे, पर वो तो ठीक है आपकी बात,
अरे मैं फाइनल पे कहाँ पहुँच गया, फाइनल के बच्चों की वीडियो थोड़ी बनानी है अभी। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है तो कहाँ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले पेपर 12 था ना, हाँ, तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ये तो 11। यस, ये तो रहा ऑडिट। ओके, ये रहा ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। सर ये रही आपकी बुक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो आप पहले पढ़ते थे। ठीक है, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। पहले भी बिल्कुल ये एक बिस्किट से इंस्पायर होकर इन लोगों ने बोला कि भाई हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, हम अकाउंट्स और ऑडिट बच्चों को 50-50 देंगे। तो यहाँ भी 50-50 ही चल रहा है, 50-50। वैसे तो मुझे अकाउंट्स के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, पर फिर भी बेटा सामने इंडेक्स रख देता हूँ, बहुत ईजिली देख पाओगे। यहाँ पर पहले क्या पढ़ाया जाता था, 5 चैप्टर्स थे। अकाउंटिंग ऑफ शेयर डिबेंचर, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS। नए वाले में क्या है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CFS। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर सेम है, सिलेबस क्यों चेंज कर दिया इन लोगों ने, अरे यार क्या कहूँ। ऑडिटिंग के अंदर जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे, ऑडिटिंग कंसेप्ट्स पूरा कंपनीज एक्ट, वहाँ नहीं पढ़ाया तो यहाँ पढ़ा दिया भाइयों ने उठाकर, है ना। पहले हम 2 मेन हेडिंग्स के अंदर चलते थे, अब हेडिंग्स थोड़ी सी बदल गई हैं। क्या बदला है, थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं कि ऑडिटिंग में ऐसा क्या चेंज आ गया है। सर देखो, पहली बात तो जो बेसिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ये सब हम पढ़ते थे पहले। ऑडिट रिस्क, ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हैं हमारे पास। पहले क्या था, पहले तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी, ओके, पर अब इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं थी जितनी अभी डिटेल में देखने के लिए मिल रही हैं। ऑडिट ट्रायल, उसके बाद अब कंपनीज एक्ट का प्रोविजन जो पहले भी पढ़ते थे, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कि ऑडिटर कौन है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, कॉस्ट ऑडिट क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, मिसलेनियस ऑडिट क्या है, ये सब आज भी है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। नया कारो आ गया है, IFS, NFRA के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स की ऑडिट कैसे की जाती है, ये कुछ नया ऐड हो रहा है। ओके, तो यहाँ भी एक चैप्टर ऐड हो गया है। यस, यहाँ भी एक चैप्टर ऐड हो गया है। इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मुझे नहीं लगता। और ये कंपनीज एक्ट जो है, इसको तो अब खून में बसाने का टाइम आ गया है। इतना अच्छे से तुम्हें याद होना चाहिए कि सब आता है। अब अगर तरीके से बताऊं तो इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं, पर उन्होंने अकाउंट्स नाम का एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन नंबर 129 से शुरू होता है, सेक्शन नंबर 142 तक जाता है, 143 से ऑडिट शुरू हो जाता है। उसको ना चाहते हुए भी आपको बीच में पढ़ा दिया है, जब वो बुक्स की बात करेगा, बाकी चीज़ों की बात करेगा। सो दैट इज दे हैव ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड दैट एज वेल। तो सर मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो सर अगर हम एक कंक्लूजन निकालें इस पर, तो कंक्लूजन निकालें, अगर हम लोग लॉ में कंक्लूजन निकालें कि क्या आपके पास होना चाहिए, ओल्ड सिलेबस होना चाहिए सर या न्यू सिलेबस होना चाहिए। देखो बेटा, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करूं तो पुराने सिलेबस वालों को तो अच्छे खासे लाखों रुपए मिल रहे हैं, नए सिलेबस से जाओगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा, पुराने में रहोगे थोड़ा सा रिस्क भी रहता है ना, क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट ने ये नोटिफिकेशन में बोल दिया बड़ा कि भाई ठीक है, हम ऐसे ऐसे एडमिशन लेंगे, और उसके बाद दिसंबर 2023 बोला है, लास्ट अटेम्प्ट है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2024 तक हर हाल में फाइनल तक निकलना पड़ेगा। रिस्क क्यों लेना सर? जो एग्जिस्टिंग बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं, जो आप अपना पेपर दे रहे हो, आप ओल्ड में ही रहो। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के अंदर हैं, 2016 सिलेबस के अंदर हैं, वो ज़बरदस्ती खुद को कन्वर्ट करके न्यू में आने की कोशिश ना करें। You have already taken the right choice, you are preparing very well, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी में कंटिन्यू करो। Whosoever is going to take admission post 1st of August, after 1st of August, तो उसके लिए तो ये नया सिलेबस ही है। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी फिर भी कुछ इशू आता है, डू लेट मी नो, बात करेंगे हम इस बारे में, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टे ट्यून्ड नहीं है, देख बहुत सारे हैं पर स्टे ट्यून्ड नहीं रहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे।
ठीक है, फिर भी कोई इशू आता है तो बात कर लेंगे हम इस बारे में। चलो बाय।